नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS बाई अनूप सर। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं और मेरी यह वीडियो मेरी पिछली वीडियो का ही पार्ट सेकंड है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से आती है तथा किस प्रकार से अपना साम्राज्य विस्तार करती है, यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता चला होगा कि सन 1608 ईस्वी को भारत में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था और वह सन था 1608 ईस्वी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी को मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत खोली थी। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली थी। उसके बाद इन्होंने 1613 ईस्वी को अपनी दूसरी फैक्ट्री सूरत के अंतर्गत खोली थी। देखिए, यहाँ पर पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम इनकी अस्थायी फैक्ट्री कही जाती है, अस्थायी फैक्ट्री कही जाती है, जबकि सूरत की जो फैक्ट्री खोली थी 1613 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री, उसको स्थायी फैक्ट्री का नाम दिया जाता है। या औपचारिक रूप से जो इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी वह खोली थी सूरत में, और जो मसूलीपट्टनम की इन्होंने 1611 ईस्वी में फैक्ट्री खोली थी वह इनकी अनौपचारिक रूप से फैक्ट्री थी, या कह सकते हैं कि वह इनकी अस्थायी फैक्ट्री थी। उसके बाद मैंने आपको वीडियो में देखा होगा मैंने आपको बताया था कि 1632 का समय आता है और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के राजा से ये क्या करते हैं, गोलकुंडा के राजा से एक स्वर्ण फरमान बनवा लेते हैं। और स्वर्ण फरमान क्या होता है? स्वर्ण फरमान के तहत पूरे गोलकुंडा से 500 रुपये या 500 पैगुंडा की राशि देकर पूरा व्यापार अंग्रेज अपने नाम कर लेते हैं। अर्थात पूरे गोलकुंडा से व्यापार करने के लिए यह केवल 500 रुपये का कर ही चुकाते थे, अतिरिक्त कर और कुछ नहीं देना होता था, जिसको इन्होंने स्वर्ण फरमान कहा था। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि 1639 ईस्वी का समय आता है और 1639 ईस्वी में अंग्रेज मद्रास को चंद्रगिरी के राजा से ले लेते हैं और 3000 रुपये लीज पर मद्रास को चंद्रगिरी के राजा से लिया जाता है, तथा यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा पहली कोठी खोली गई थी जिसका नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री अगर कहीं पर खुली थी, पहली कोठी अगर कहीं पर खुली थी तो वह खुली थी सेंट फोर्ट जॉर्ज में। देखिए, फैक्ट्री और कोठी में अंतर होता है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर होते हैं, जबकि कोठी में रहने वाले अधिकारी लोग होते हैं। जो अधिकारी लोग रहते हैं, तो अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी जो खोली थी वह सेंट फोर्ट जॉर्ज थी और उसको खोला था सन 1639 में, और वह बनाई गई थी मद्रास के अंतर्गत। उसके बाद मैंने आपको वीडियो में बताया है कि 1651 का समय आता है और 1651 में दिल्ली या मुगलों के जो शासक होते हैं वह होते हैं शाहजहां। और शाहजहां के समय बंगाल का एक सूबेदार था और जिसका नाम था शाह सूजा। और शाह सूजा से अंग्रेज क्या करते हैं, एक फरमान लेते हैं जिसका नाम था निशान पास, और निशान पास से 3000 रुपये देकर, वार्षिक कर देकर 3000 रुपये ये पूरे बंगाल में व्यापार की अनुमति मांग लेते हैं। और बंगाल के हुगली वाले हिस्से में ये अपनी को फैक्ट्री बनाते हैं। तो हुगली में फैक्ट्री कब बनाई गई थी? तो हुगली में जो फैक्ट्री बनी थी वह 1651 में बनाई गई थी, तथा वह किस पास के थ्रू बनाई गई थी? तो वह निशान पास था, और वह किसने दिया था? बंगाल के सूबेदार थे शाह सूजा, और उस समय मुगलों के शासक कौन थे? तो वो थे शाहजहां। अब यहाँ पर एक शब्द आया है बंगाल का सूबेदार शाह सूजा। अब सूबेदार सुनिए क्या होता है, सूबेदार किसको बोलते हैं? तो सूबेदार से पहले लगता है सूबे और फिर लगता है दार। तो सूबे का अर्थ समझिए क्या होता है, जो हमारी मुगल सल्तनत थी, तो पूरी मुगल सल्तनत, देखिए क्या होता है, जैसे आज का हमारा देश है, तो देश है, पूरा एक देश है इंडिया टोटल मिलाकर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठता है, और वहीं पर स्टेट्स हैं, हमारी छोटी छोटी स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये टोटल मिलाकर भारत बनाते हैं। उस समय भी ऐसी स्थिति होगी जब मुगलों का शासन होगा कि पूरा जो साम्राज्य था वह पूरा मुगल साम्राज्य था, और मुगल साम्राज्य में छोटे छोटे प्रांत होते थे, आज के मान लीजिए जैसे राज्य होते हैं, और वहाँ पर क्या होता था, पूरी मुगल सल्तनत का एक शासक होता था। जैसे इस समय कौन है? शाहजहां है। पूरी मुगल सल्तनत
का एक शासक कौन है? शाहजहां। परंतु पूरा शाहजहां पूरे राज्य पर एक साथ राज नहीं कर सकता, तो वह छोटे छोटे राज्य उस समय के कहलाते थे सूबे, और इनके जो राज्यपाल होते थे उनको सूबेदार कहा जाता था। तो उस समय जब शाहजहां मुगलों का शासक था 1651 में, तो बंगाल का सूबेदार था शाह शुजा, और शाह शुजा से अंग्रेज निशान पास लेते हैं, और निशान पास 3000 रुपये मात्र का होता है, और पूरे बंगाल क्षेत्र से क्या करते हैं, व्यापार की अनुमति ले लेते हैं, और वहाँ हुगली में एक अपनी फैक्ट्री खोल देते हैं। अब आगे इस वीडियो में मैं आपको ये सारा का सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब मैं आपको इससे आगे की बात बताता हूँ, किस किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तथा भारत के और राज्यों को जीता तथा विस्तार किया था। अंग्रेज इसके बाद क्या करते हैं वो देखते हैं। वर्ष आता है 1661, वर्ष आता है सन 1661 का समय, और 61 के समय में एक घटना घटती है यूरोप के अंतर्गत। यूरोप में एक घटना घटती है। यूरोप में क्या होता है, यूरोप के दो देश थे, एक का नाम था पुर्तगाल जो हमारे यहाँ पर सबसे पहले आया था, और एक का नाम था ब्रिटेन। तो क्या होता है, पुर्तगाल की महारानी होती हैं, पुर्तगाल की राजकुमारी होती हैं, जिनका नाम होता है कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा, और ब्रिटेन के राजा होते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स सेकंड। इनका क्या नाम होता है, चार्ल्स सेकंड या जॉर्ज सेकंड भी इनको बोला जाता है। तो इन दोनों की क्या होती है, कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय की शादी हो जाती है, और शादी के समय क्या होता है, दहेज आता है। शादी में क्या आता है, दहेज, और दहेज तो लड़कों वालों को मिलता है, यानी कि ब्रिटेन वालों को मिलता है। तो दहेज देखिए क्या हुआ था 1661 में, जब पुर्तगाल हमारे यहाँ पर भारत में पहले ही आ रखे थे। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो इन्हीं के बारे में बताई थी। तो इन्होंने मुंबई पर अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। मुंबई जो था वह पुर्तगालियों के अंडर में आता था। सन 1661 में जब पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी, कैथरीन की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होती है, तो उनकी शादी में वह दहेज रूप में बम्बई दे देते हैं। बम्बई को दहेज के रूप में किसको दे देते हैं, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को। अब ब्रिटेन के राजकुमार तो इंग्लैंड में बैठे हैं, तो वो मुंबई का क्या करेंगे, तो वो उठाकर 1668 ईस्वी को बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 रुपये में ब्याज पर दे देते हैं। बम्बई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं काम करने के लिए, यूज़ करने के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होता है, बम्बई मिल जाता है, और बम्बई मात्र जो मिलता है वह 10 पैगोडा वार्षिक ब्याज पर या वार्षिक कर के रूप में, या 10 रुपये के कर के रूप में, वार्षिक रूप में बम्बई अंग्रेजों को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। तथा बम्बई में ये अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। तो यह सवाल आता है कि बम्बई में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री कब खोली गई थी, तो वह खोली गई थी 1668 ईस्वी में। अब देखिए क्या होता है, समय चेंज होता है, और समय चेंज 1668 ईस्वी का ही समय आता है। और 1668 ईस्वी में दक्षिण भारत में तो इनको मुंबई मिल जाती है, परंतु उत्तर भारत की अगर बात करते हैं तो उत्तर भारत में क्या कंडीशन होती है, 1668 ईस्वी में उत्तर भारत या मुगलों के शासक चेंज हो जाते हैं, और मुगलों के शासक नए बनते हैं जिनका नाम होता है औरंगजेब। और औरंगजेब एक ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेजों से बहुत ही घृणा करता था। तो वह 1668 ईस्वी में एक युद्ध करता है जिसको कहते हैं हुगली का युद्ध। हुगली का युद्ध 1668 में दो व्यक्ति, यानी कि अंग्रेजों का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तथा औरंगजेब के मध्य होता है, और औरंगजेब इस युद्ध में जीत जाता है तथा अंग्रेज हार जाते हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, तो परिणाम यह होता है कि औरंगजेब अंग्रेजों की बंगाल पर, जहाँ पर बंगाल में इन्होंने हुगली में फैक्ट्री खोली थी अपनी, अभी मैंने आपको बताया था कि 1651 ईस्वी में इन्होंने बंगाल में शाह शुजा से फैक्ट्री खुलवा ली थी हुगली राज्य में, हुगली के क्षेत्र में। तो वहाँ वह फैक्ट्री ले लेता है। साथ ही इनको मसूलीपट्टनम की, जो मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, उस फैक्ट्री को भी औरंगजेब इनसे छीन लेता है। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज हमारे यहाँ औरंगजेब से
थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी मांगने के बाद औरंगजेब इन पर दक्षिण भारत में या जो इनके क्षेत्र थे, जैसे बम्बई वाला क्षेत्र हो गया, उन क्षेत्रों से इनको व्यापार की अनुमति दे देता है। अब समय आता है कि हमारे भारत में मुगलों के अंतिम प्रमुख राजा औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु, और 1707 में उसकी मृत्यु के साथ ही यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है। अब ये गोल्डन समय कैसे होता है वह देख लीजिए। अब क्या होता है क्या नहीं होता है। समय आता है 1707। 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु। समय क्या आया 1707, इसमें क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का कोई भी ऐसा राजा नहीं बनता जो औरंगजेब या अपने और पूर्वजों जैसा बहुत ही शक्तिशाली या प्रभावशाली हो। जितने भी शासक औरंगजेब के बाद बनते हैं वह सारे के सारे निरंकुश शासक होते हैं, और इस बात का फ़ायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती है। क्या होता है, 1717 की घटना होती है जब दिल्ली की गद्दी पर फर्रुखसियार नाम का राजा बैठा होता है, और फर्रुखसियार नाम के राजा से इसकी एक बार होता है, क्या है वो बात मैं बताता हूँ अंदर की। तो फर्रुखसियार की एक बार होती है तबीयत खराब होती है, तो इसके पास में एक ब्रिटिश अंग्रेज जाता है, और ब्रिटिश अंग्रेज उसको दवाई दे देता है और ये ठीक हो जाता है। उसके बाद ये खुश होकर अंग्रेज से बोलता है, मांग लीजिए आपको क्या मांगना है, हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो वह उससे फर्रुखसियार से एक फरमान मांगता है जिसको शाही फरमान कहा जाता है। ये शाही फरमान था क्या, तो उसमें 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार का बहुत बड़ा कारण बनती है। यही शाही फरमान होता है जिसके बदौलत आगे जाकर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्पेशल बारे में, कैसे कैसे उन्होंने गुलाम बनाया था हमको, तो उसमें आप देखोगे कि भारत के बहुत सारे शासकों को इसी शाही फरमान से दिक्कत होती थी, क्योंकि मेन शासक जो था वह तो फर्रुखसियार या और भी इसके बाद जो शासक बने वह अंग्रेजों के संरक्षण में होते थे, जबकि और जो सूबेदार होते थे या स्वतंत्र राज्य होते थे वह कहीं ना कहीं शाही फरमान के अंतर्गत मजबूर होते थे अंग्रेजों को रोकने के लिए। इस शाही फरमान में हुआ क्या था, तो इस शाही फरमान में 3000 रुपये पर पूरे बंगाल से व्यापार मिल जाता है, बंगाल से व्यापार की अनुमति मिल जाती है। साथ ही क्या होता है, 10,000 रुपये वार्षिक ब्याज पर क्या होता है, सूरत से भी पूरा का पूरा व्यापार या पूरा का पूरा बंदरगाह अंग्रेजों को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर एक काम और होता है, बम्बई में जो सिक्के अंग्रेज चलाया करते थे, बम्बई में जो सिक्के अंग्रेजों के होते थे वह अंग्रेजों के सिक्के संपूर्ण मुगल सल्तनत थी उसमें चलने लगे थे। अर्थात अंग्रेजों का इतना वर्चस्व बढ़ चुका था कि वह बम्बई में जो सिक्के अंग्रेजों ने चलाए हुए थे वह अब पूरे मुगल सल्तनत में चलने लगे थे। साथ ही यहाँ पर क्या होता है, 1698 की ईस्वी की बात है। ये बात मैं आपको पहले बताने से रह गया, अब याद आती है तो मैं बता देता हूँ कि 1698 ईस्वी में क्या होता है कि बंगाल के 3 गांव को मिलाकर एक अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है जॉब चार्नॉक, और जॉब चार्नॉक बंगाल के इन 3 गांवों को मिलाकर एक शहर बनाता है और उसका नाम रखता है कलकत्ता, जो अंग्रेजों की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी भी जो रहा था भारत की वह कलकत्ता ही रहा था। और कलकत्ता में अपनी कोठी बनाते हैं जिसका नाम आज भी आप सब जानते होंगे, सेंट फोर्ट विलियम, या जिसको हम फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं, तो वह जॉब चार्नॉक ने बनाया था। एक सवाल और बनता है, कलकत्ता नगर को किसने बसाया, तो कलकत्ता नगर को जो बसाने वाले थे वह जॉब चार्नॉक महाशय थे, और इन्होंने इसको 1698 ईस्वी में बसाया था। 1717 की बात के बाद से शाही फरमान जैसे ही मिलता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मौज ही मौज आ जाती है, और वह भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार करती है तथा भारत के छोटे छोटे राज्यों को जीतना प्रारंभ करती है, और वह सबसे पहले बंगाल को ही जीतकर अपने अंडर में लेती है।
अब आगे मैं इस टॉपिक पर या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगली जो मेरी वीडियो रहेंगी तब आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और हमारे राज्यों को हराया। क्योंकि देखो, आज तक अभी तक मैंने जो इस वीडियो में बताया है वह किसी भी युद्ध के बारे में ऐसा नहीं बताया जिसमें अंग्रेज जीते हो या अंग्रेज ने किसी राज्य पर अधिकार किया हो। उन्होंने वहाँ पर सिर्फ अनुमति मांगी और अनुमति से ही वह काम करने लगे थे। आगे जाकर वह अधिकार भी करेंगे तो वह हम आपको पढ़ाएंगे जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर अधिकार पढ़ाएंगे या भारत की गुलामी के बारे में जब हम बताएंगे कि किस किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारा भारत गुलाम हुआ था, तो उस वीडियो में मैं आपको इसके आगे की कहानी बताऊंगा। यह कहानी अभी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपने समझा होगा, मैं भी आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से आती है और कहाँ पर वह अपनी फैक्ट्रियाँ खोलती है और कहाँ के राजा से किस प्रकार से वह ट्रीट करते हैं, वह सब मैंने आपको इन 2 वीडियो में बता दिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ इससे पहले आप मेरी पहली पार्ट वाली वीडियो देख लें जिसमें मैंने आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट पार्ट के रूप में दिया गया है। तभी आपको जाकर ये वीडियो समझ में आएगी। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पर यह पहुंच पाए और वह अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर पाएँ। धन्यवाद।